12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे कवि परिचय श्रृंखला में प्राचीन कवियों का अध्ययन करेंगे, उनका साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे। हमारे पहले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा सूफी काव्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया गया है। सबसे पहला था आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। भक्ति काल पुनः 2 भागों में विभक्त था। निर्गुण धारा, व सगुण धारा। निर्गुण धारा भी पुनः 2 भागों में विभक्त थी। पहली थी ज्ञानाश्रयी, और दूसरी थी प्रेमाश्रयी। इस प्रेमाश्रयी काव्यधारा को ही सूफी काव्यधारा कहा जाता है। और इस सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। इन्होंने प्रेम को ईश्वरीय मार्ग मानते हुए उच्च कोटि के काव्यों की रचना की थी। यहाँ इनका साहित्यिक परिचय संक्षेप में दिया गया है। इनका जन्म अनुमानतः 1492 ईस्वी, हम इसे 15वीं शताब्दी के अंत में कह सकते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास जायस नामक स्थान पर हुआ था। इसी कारण मलिक मोहम्मद जायसी कहलाए। गुरु ये सूफी संत शेख बुरहान और सैयद अशरफ के शिष्य माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये स्वभाव से बहुत ही सरल और उदार थे। हालांकि वे चेचक के कारण कुरूप और काने यानी एक आंख से हीन थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जायसी की लगभग 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप मेरे साथ याद करेंगे, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। यह पद्मावत जो है यह जायसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। जायसी की कुछ काव्यगत विशेषताएं हैं। वे हैं कि इन्होंने सूफी मत का प्रतिपादन, जायसी ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना। उनके काव्य में मानवीय प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम यानी इश्क हकीकी की अभिव्यक्ति हुई है। जायसी का काव्य प्रतीकों से भरा है। उदाहरण के लिए पद्मावती में पद्मावती बुद्धि या ईश्वर का और रत्नसेन साधक या आत्मा का प्रतीक है। लोक संस्कृति का चित्रण, इन्होंने अपने काव्यों में भारतीय लोक जीवन, रीति रिवाजों, त्योहारों, ऋतुओं, विशेषकर 12 मासा का सजीव वर्णन किया है। मनसवी शैली, जायसी ने फारसी की मनसवी शैली को अपनाते हुए भारतीय कथाओं को प्रस्तुत किया है। भाषा और शैली, हमें ये ध्यान रखना है कि जायसी की जो भाषा है वह ठेठ अवधी है, अर्थात इनकी अवधि है,
इनकी अवधि में ग्रामीण जीवन की मिठास और सरलता है। अलंकार, इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इनका काव्य, संपूर्ण काव्य मुख्य रूप से दोहा और चौपाई में रचित है। जायसी हिंदी के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रेम की पीड़ा को इतने गहरे और आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के अनौपचारिक दूत थे, क्योंकि इन्होंने भारतीय कथाओं को सूफी दर्शन के साथ खूबसूरती से जोड़ा। हमें इनकी तीनों ही रचनाएं याद रखनी है। इनकी तीनों रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हमारे दूसरे कवि की तरफ बढ़ते हैं, जो हैं तुलसीदास। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा की रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास माने जाते हैं। हर घर में रामचरितमानस होना इनकी प्रसिद्धि का आधार है। तुलसीदास, जैसा कि हम अभी पढ़कर आए हैं कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी पुनः दो भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि कवि है कबीर और प्रेमाश्रयी के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार जो भक्ति काल की सगुण धारा है, उसे भी फिर से दो भागों में बांटा था। एक थी कृष्ण काव्य, या ये कहेंगे कृष्ण भक्ति काव्य, और दूसरा था राम भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, जबकि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। चलिए हम तुलसीदास जी की साहित्यिक परिचय को हम प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि और मानस का हंस कहा जाता है। इन्हें मानस का हंस इस कारण से कहा जाता है क्योंकि अमृतलाल नागर ने तुलसीदास पर जीवनी परक उपन्यास की रचना की थी और जिसका नाम था मानस का हंस। और इसी कारण से तुलसीदास को मानस का हंस कहा जाता है। यहाँ तुलसीदास जी का विस्तृत साहित्यिक परिचय दिया गया है। आप सभी इसे याद करें। इनका जन्म संवत 1589 ईस्वी में। यह विवादित है, लेकिन अधिकतर विद्वान इसे ही मानते हैं। अगर हम इसे ईस्वी सन की बात करें तो यह है 1532 ईस्वी। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। इनके बचपन का नाम रामबोला, गुरु का नाम नरहरिदास और माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास अभूतपूर्व नक्षत्र में जन्मे थे, जिसके कारण से इनके पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। इनका जीवन अत्यधिक कठिनाई में बीता था। इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हम जानते हैं कि तुलसीदास जी के नाम से 25 से अधिक रचनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन नागरी प्रचारिणी सभा ने 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं,
जो भी कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं उन्होंने ब्रजभाषा में साहित्य रचना की है, जबकि राम भक्ति धारा के जो कवि हैं इन्होंने अवधी भाषा में काव्य रचना की है। सूरदास जी केवल ब्रज में ही रचना करते थे, लेकिन तुलसीदास जी ब्रज और अवधी दोनों में ही रचना किया करते थे। तो तुलसीदास जी की रचनाओं में दोनों ही भाषाओं की रचनाएं हैं। अब हम इनके ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। इनके अवधी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो इनके अवधी भाषा में है रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। जबकि ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम विनयावली भी है। इनके अन्य ग्रंथ हैं रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न। आप एक बार मेरे साथ पुनः बोलेंगे। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। ब्रजभाषा में इनके ग्रंथ है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी के रहीमदास जी अनन्य मित्र थे। अनन्य मित्र थे। इनके कहने पर ही तुलसीदास जी ने बरवे छंद में बरवे रामायण की रचना की थी। तुलसीदास जी के विषय में हम आगे देखते हैं कि इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी। तो समन्वय की भावना। तुलसीदास जी को समन्वय का कवि कहा जाता है। इन्होंने शैव वैष्णवन, ज्ञान और भक्ति तथा राजा और प्रजा के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। अगला है मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श। इन्होंने राम को शक्ति, शील और सौंदर्य के भंडार के रूप में चित्रित किया और समाज के सामने एक आदर्श रामराज्य की परिकल्पना रखी। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की है, जहाँ वे स्वयं को प्रभु राम का सेवक मानते हैं। लोक मंगल की साधना। उनका काव्य केवल व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण यानी स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोक हित के लिए भी हैं। तुलसीदास जी की कला पक्ष या भाषा शैली पर हम विचार करें तो तुलसीदास जी का ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था। रामचरितमानस अवधी में है तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमें राम को समझना है या हम कहेंगे कि यदि हमें राम के विषय में जानना है तो हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। और यदि तुलसीदास को समझना है या तुलसीदास को जानना है तो हमें विनय पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए। इनकी शैली में वीर गाथा काल की छप्पय शैली भी है, विद्यापति की पद शैली भी है, सूरदास की गीत शैली और जायसी की दोहा चौपाई शैली, अर्थात इनके काव्य में सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ है। अलंकार और छंद, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलंकार हैं। इन्होंने मुख्य रूप से दोहा, चौपाई, कवित्त, सेवैया पदों का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का स्थान सूर्य के समान है, जैसा कि प्रसिद्ध उक्ति है। यह उक्ति रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम था भिखारीदास। उनकी यह उक्ति है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गुन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत करही प्रकाश। अर्थात हिंदी काव्य जगत में सूरदास सूर्य है और तुलसीदास चंद्रमा है, केशवदास तारे हैं और बाकी कवि तो जुगनू की तरह हैं। अगले कवि की तरफ हम बढ़ते हैं और इन कवि का नाम है गणानंद। गणानंद रीतिकाल के कवि हैं। यह रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिकाल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हैं रीतिबद्ध,
दूसरे हैं रीति सिद्ध और तीसरे हैं रीति मुक्त। यदि हम संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि की बात करते हैं तो वे बिहारी जी कहे जाते हैं, लेकिन रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद कहे जाते हैं। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। जहां अन्य दरबारी कवि राजाओं को प्रसन्न करने के लिए आलंकारिक कविताएं लिख रहे थे, वहीं घनानंद ने अपने हृदय की पीड़ा और गहन अनुभूति को शब्दों में पिराया है। इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है कि अनुमानतः इनका जन्म 1673 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह स्थान दिल्ली था। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। घनानंद का सुजान नामक नर्तकी से प्रेम था। सुजान द्वारा विश्वासघात किए जाने के बाद वैराग्य धारण कर वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपाकंद। एक बार पुनः मेरे साथ कहेंगे, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपाकंद। इनकी काव्यगत कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद का काव्य वियोग श्रृंगार का अद्भुत उदाहरण है। इनके काव्य में विरह की व्याकुलता, तड़प और अंतर्मन की पीड़ा की प्रधानता है। इन्होंने शास्त्र सम्मत रीतियों में बंधकर नहीं, बल्कि अपने हृदय के स्वतंत्र भावों को व्यक्त किया है। इसी कारण से इन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। उदात्त प्रेम, इनका प्रेम शारीरिक आकर्षण से शुरू होकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों अर्थात लौकिक से अलौकिक तक पहुंचता है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि इनका सुजान नामक गणिका से प्रेम था। वह सुजान मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य किया करती थी और वहीं इनका प्रेम सुजान से हो गया। परंतु जब घनानंद को दरबार से निकाल दिया गया, तब सुजान ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और इसी से उन्हें वैराग्य का अनुभव हुआ और वे वृंदावन चले गए थे। तो उनका जो प्रारंभ का प्रेम जो सुजान से शुरू हुआ था, यही उनकी सुजान यानी उनकी प्रेमिका बाद में सुजान यानी कृष्ण बन उठती है। सूक्ष्म भाव चित्रण, इन्होंने प्रेम की बाहरी चेष्टाओं के बजाय मन के भीतर उठने वाली भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। ब्रजभाषा अर्थात घनानंद की जो भाषा है वह साहित्यिक और परिष्कृत ब्रजभाषा है। इनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों की स्वाभाविक प्रयोग हैं। इनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है लाक्षणिकता और व्यंजकता। छंद, इन्होंने मुख्य रूप से कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग किया है। घनानंद का प्रिय अलंकार विरोधाभास हैं। वे विरह की ऐसी स्थितियां पैदा करती हैं जो दो विपरीत बातों के एक साथ घटित होती हैं। हिंदी साहित्य में घनानंद का स्थान अद्वितीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में कहा है कि प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग, जहां नेकु सयापन बाक नहीं। अब हम हमारे अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले कवि हैं विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। परंतु इन्हें आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि माने जाते हैं। ये यानी विद्यापति हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, अर्थात मिथिला की कोयल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में मैथिली भाषा की अद्भुत मिठास है। वे भारतीय साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार और भक्ति का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत किया है। उनका साहित्यिक परिचय यहाँ दिया जा रहा है। इनका जन्म अनुमानतः 1350 ईस्वी के आसपास था, अर्थात 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। ये बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी गांव के थे। आश्रयदाता वे मिथिला के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे और उनके अभिन्न मित्र भी थे। विद्वता, वे केवल कवि ही नहीं थे बल्कि संस्कृत के प्रकांड पंडित और धर्मशास्त्री भी थे।
अब हम इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचनाएं की थी, संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली। भाषा का जो विकास हुआ था वह विकास था सर्वप्रथम संस्कृत, संस्कृत भी वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद थी पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ, और इसके बाद हमारी आधुनिक भाषाओं का जन्म होता है। तो चूंकि विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल की सीमा रेखा पर थे, तो इनकी भाषाएं संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली थी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। मैथिली भाषा में इनकी पदावली अत्यधिक प्रसिद्ध रही हैं, और इसी पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। और इसी रचना के कारण विद्यापति की ख्याति प्रसिद्ध भी, ख्याति का मूल आधार भी यही रचना रही है। अवहट्ठ में इनकी 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं शैव सर्वस्वसार, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभागसार, दान वाक्यावली। मैथिली में इनकी भाषा इनका काव्य है, इनकी पदावली प्रसिद्ध है। अवहट्ठ में कीर्तिलता, कीर्ति पताका। संस्कृत में शैव सर्वस्वसार, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभागसार, दान वाक्यावली। इनकी काव्यगत विशेषताएं देखिए। श्रृंगार और भक्ति का द्वंद्व। इनकी पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम का अत्यंत ही मादक और सुंदर वर्णन है। कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं, तो कुछ श्रृंगारिक कवि। अर्थात इनकी प्रसिद्धि का जो मूल आधार पदावली रही है, उसी रचना के आधार पर ही विद्यापति को भक्त कवि और श्रृंगार कवि मानने वाले कवियों की होड़ लगी थी। कुछ कवि इन्हें भक्त कवि, तो कुछ कवि इन्हें श्रृंगार कवि मानते थे। आचार्य शुक्ल ने तो इनके बारे में यहाँ तक कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर कोई भी काव्य रचना करने लगे हैं। प्रकृति चित्रण। इनका विद्यापति ने प्रकृति का मानवीकरण किया। वसंत ऋतु और राधा के सौंदर्य का वर्णन उनके काव्य में सजीव हो उठता है। ये सौंदर्य के चितेरे थे। इन्होंने राधा के नक्शिक वर्णन, यानी पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक में अपनी कल्पना की पराकाष्ठा दिखाई है। दरबारी संस्कृति। कीर्तिलता और पताका में इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की वीरता और यश का ओजपूर्ण वर्णन किया है। इनकी भाषा शैली, तो मैथिली का माधुर्य है इनकी शैली में। हिंदी साहित्य में मैथिली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है। उनकी पदावली के पद आज भी मिथिला और बंगाल में बड़े चाव से गाए जाते हैं। विद्यापति के पद गेय अर्थात गाने योग्य हैं। उनमें लय, ताल, संगीत का अद्भुत समन्वय है। इसी कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अलंकार। इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक अलंकारों का अत्यंत ही स्वाभाविक प्रयोग किया था। इनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण इनको कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। पहली है मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशावधान और पंचानन। वापस मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशावधान और पंचानन, ये इनके प्रमुख उपाधियां रही हैं। विद्यापति के पदों का प्रभाव चैतन्य महाप्रभु पर इतना अधिक था कि उनके पदों को गाते गाते वे भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। बंगाल में उन्हें एक वैष्णव भक्त कवि के रूप में बहुत श्रद्धा से देखा जाता है। इसी के साथ ही हमारे अंतरा में जितने भी कवि हैं, अंतरा पाठ्य पुस्तक में जितने भी कवि हैं, हम उनका कवि परिचय अर्थात साहित्यिक परिचय देख चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसके पश्चात आपको कवियों के साहित्यिक परिचय के लेखन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम
अगले वीडियो में गद्य लेखकों के कवि परिचय के साथ वापस मिलते हैं। एक बार आपको ये सभी वीडियो सुनने चाहिए और याद करना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगला जब भी वीडियो आए तब आपको पता चले, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को पता चल पाए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रयास छात्र हित में रहेगा और इससे छात्रों को मदद मिल पाएगी। धन्यवाद।